एक बार एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया के कोठे में जाता है। वहाँ का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही सामने देखता है तो सामने लगभग 20 अलग अलग महिलाएं हैं जो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। उन महिलाओं में से एक महिला को चुनने की उसको आज़ादी थी। वो बारी बारी से महिलाओं को देख रहा था और उनमें से किसी एक का उसको चुनाव करना था। जैसे ही एक महिला पर उसकी नज़र पहुंचती है तो उस महिला की आंखें झुक जाती हैं। उस महिला की झुकी हुई नज़रों को देखने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि ये चेहरा वो कोई जाना पहचाना चेहरा है, क्योंकि पहनावे, उसके कपड़े सब अलग थे। पहले शायद उसने इस तरह से उसे कभी नहीं देखा था। वो उसी महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर लेकर जाता है। जब उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही धर्मपत्नी है, उसी की बीवी है। अपनी ही बीवी को उस रेड लाइट एरिया के कोठे में देखने के बाद उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिरकार करे तो क्या करे। यहाँ तक यह पहुंची, कैसे पहुंची, कब पहुंची, किसने पहुंचाया, बहुत सारे सवाल थे। उन सवालों के जवाब वह जानने की कोशिश में था और जब सवालों के जवाब जानता है तो वह एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम को सुनने के बाद शायद आप उसको भी सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी महिला से चाहे छोटी से छोटी गलती हो, जाने में हो अनजाने में हो, उसकी गलती माफ़ नहीं होती, बल्कि पुरुषों की गलती को कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मगर इस पुरुष ने उस महिला की तमाम गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए जो कदम उठाया, वाकई तारीफ़ काबिल कदम था। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं राजकुमार आज फिर एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसकी कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था मुंबई में कि आपको यहाँ पर आना है और कुछ समय के लिए, अभी 2 या 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी के, और अपनी पत्नी को वह छोड़कर वहाँ पर मुंबई में जाना नहीं चाहता था। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का, जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का यह मामला था, आखिर उसको जाना पड़ा। जब वह वहाँ पर पहुँचता है तो 1-2 हफ्ते काम करता है। 1-2 हफ्ते काम करने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है, कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगे। जैसे ही यह बात उसकी पत्नी को पता चलती है तो वह एकदम खुश हो जाती है और खिलखिलाकर कहती है कि मेरा तो ये सपना था, बचपन का सपना। बचपन से ही मैं चाहती थी कि मुंबई जाऊं, मुंबई को देखूं। आज तक मैंने मुंबई को टेलीविज़न पर और फिल्मों में ही देखा है, परंतु साक्षात देखने का मौका अब मिलेगा। तो कितनी अच्छी बात है जब अपने पति से इस तरह की बातें करती है। तो उसका पति कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 7 अक्टूबर 2011 को मैंने तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया है। फला तारीख को तुम्हें वहाँ पर एक ट्रेन मिलेगी। उस ट्रेन में आराम से बेंगलुरु से मुंबई का सफ़र पूरा करना और सीधे मुंबई पहुँचना, और जब तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ स्टेशन पर मिलूँगा। वह दिन भी आता है और जब दिन आता है तो वह घर से कुछ तैयारी के साथ सीधा बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर जाती है और अपनी निर्धारित ट्रेन, अपनी निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठ जाती है और सबसे पहले फ़ोन करती है अपने सास ससुर को
कहती है कि मम्मी पापा मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और लगभग 1000 किलोमीटर का ये सफ़र है, 16-17 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं साहिल के पास पहुँच जाऊँगी। पहला फ़ोन हो चुका था, अब दूसरा फ़ोन वो अपने पति को करती है। अपने पति से कहती है कि जी मैं ट्रेन के अंदर बैठ गई हूँ और जल्दी से आपके पास पहुँच जाऊँगी, आप परेशान मत होना। तो साहिल कहता है कि परेशान मुझे नहीं, परेशान तुम मत होना, क्योंकि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ये अकेला पहली बार तुम सफ़र कर रही हो। और उसे कुछ बातें बताता है और कहता है कि किसी से ज़्यादा बातचीत भी मत करना, अपने सफ़र पर ध्यान देना, कोई ऐसी चीज़ मत खाना जिससे कि तुम्हें कुछ दिक्कत हो, और अनेक तरीक़ों से उसे समझाने की कोशिश करता है। अब ये ट्रेन मुंबई के सफ़र के लिए चल पड़ती है। जैसे ही मुंबई के सफ़र के लिए ट्रेन चल पड़ती है तो जिस बोगी में, जिस बर्थ में वो बैठी हुई थी, उसके सामने वाली बर्थ पर भी 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, एकदम अनजान व्यक्ति, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। मगर धीरे धीरे जब सफ़र आगे की तरफ चलता है तो वो दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं, एक दूसरे से परिचय लेते हुए पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इस तरह की बातें करते हैं। यह महिला किसी से बातचीत भी नहीं कर रही थी। महिला का नाम तान्या है। वो किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, वो बात कर रही थी या तो अपने ससुर से या फिर अपने पति साहिल से। साहिल को बताती है कि अब इतना किलोमीटर का सफ़र पूरा हो चुका है, अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। खिड़की के बाहर झांकती है और बताती है कि देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, वैसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसका जो सफ़र था वह कटने लगता है। और जैसे जैसे आगे ट्रेन बढ़ रही थी, वो 2 व्यक्ति जो कि उसकी बर्थ के ठीक सामने बैठे थे, उनमें से एक व्यक्ति कहता है, बहन जी लगता है कि आज आप पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रही हो, वह भी मुंबई का। वो कहती है हाँ, मैंने ट्रेन में तो बहुत सफ़र किए हैं, लेकिन अकेले मुंबई में पहली बार जा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि बहन जी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम भी मुंबई ही जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें बता सकती हैं। ऐसे ही बातचीत चल रही थी, लेकिन जब आगे वक्त गुजरा, 15-16 घंटे का सफ़र पूरा हुआ, तो किसी अनजान व्यक्ति से इतने लंबे समय तक आप बातचीत ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब बातचीत होगी तो जाहिर सी बात है दोस्ती भी हो ही जाएगी। उधर उन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी और उन दोनों ने तान्या से भी कहीं ना कहीं जान पहचान बनानी शुरू कर दी थी। तान्या जब अपना कुछ खाने पीने का सामान था तो उनसे पूछ लेती थी, क्योंकि सामने पड़ रहे थे उसकी नज़रों के, कि भाई साहब कुछ आप ले लीजिएगा। वो तान्या की मजबूरी बन जाती है उस सामान को दिखाते हुए कि भाई साहब आप भी खाने का सामान लेंगे। जब वो उन दोनों से व्यक्ति से कहती है तो वो व्यक्ति भी उसके सामान में से कुछ खाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब वो उसका सामान ले लेते हैं तो वो भी कुछ सामान जब अपना लेके आते हैं तो उसकी तरफ हाथ बढ़ा देते हैं। ना चाहते हुए भी तान्या को भी कुछ ना कुछ खाना पड़ रहा था। इस तरह से ये सफ़र था जो बहुत ही सुहाना सफ़र था, आगे बढ़ रहा था। ट्रेन चलती जा रही थी। चलते चलते लगभग 150 किलोमीटर के आसपास का सफ़र बचा था अभी, और मुंबई जो है अब ज़्यादा दूर नहीं थी। यानी कि उस 1000 किलोमीटर में से लगभग 850 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका था। तान्या अपने पति साहिल को फ़ोन करती है और कहती है कि अभी 150 किलोमीटर का सफ़र बाकी है और तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें वहाँ स्टेशन पर मिलूँगी। साहिल भी कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाऊँगा। बस इतना ये फ़ोन था। उसके बाद ये दोनों व्यक्ति कहते हैं कि बहन जी क्या आप चाय पियेंगी। पर तान्या उनसे चाय पीने के लिए मना कर देती है, लेकिन वो व्यक्ति 2 चाय जब अपनी खरीदते हैं तो तीसरी चाय भी ले आते हैं। तीसरी चाय लाते हुए वो तान्या की तरफ चाय बढ़ाते हैं और ख़ुद भी चाय पीने लगते हैं। तान्या को ना चाहते हुए भी चाय पीनी पड़ी। चाय पीते ही तान्या एकदम बेहोशी की हालत में हो जाती है, नींद आने लगती है। उसको लगभग 2 या 3 घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती हैं तो पता चलता है कि अब वो किसी ट्रेन की बोगी के अंदर नहीं है, बल्कि वो एक कार के अंदर है, और उस कार को कोई तीसरा आदमी चला रहा है और वो 2 आदमी उसके पास में बैठे हुए हैं। वो अपने आंखें खोलने की कोशिश करती है। वो बेहोशी में थी। बेहोशी की हालत में वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने जब कुछ बोलने की कोशिश की
तो जो दो अंदर व्यक्ति बैठे थे उन्होंने उसको एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि यदि तुमने ज़्यादा शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हारी पिटाई की जाएगी। इससे इस बात का अंदाज़ा लग चुका था कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको बेहोशी की दवा पिलाकर उसको ट्रेन से लेकर आ गए थे। लगातार गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते चलते पहुंच जाती है एक ऐसे इलाके में जहां पर जब उसे उस कार से उस जगह लेकर जा रहे थे तो उसकी हालत चलने लायक नहीं थी, लेकिन उन दोनों ने ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वाकई वो उस बीमार महिला को गाड़ी से ले जा रहे हों। ठीक ट्रेन में भी शायद उन्होंने वैसे ही निकाला होगा। ट्रेन से जब किसी भी स्टेशन से वो कार तक लेकर गए होंगे तो वहाँ भी उन्होंने इसी अंदाज से निकाला होगा जिससे घर के परिवार की कोई परिचित महिला हो। अब ये सीधा पहुँच जाते हैं मुंबई के रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर और वहाँ पर दो महिलाएं बैठी हुई थी। उनसे बातचीत चल रही थी उनको बेचने की। आखिर सौदा तय हो जाता है और कम से कम उसकी कीमत लगती है 45,000 रुपये। जी हाँ, 45,000 रुपये। 45,000 रुपये लेकर वो दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। वह महिला उसे हल्का हल्का जिसे होश आने लगता है और वो गिड़गिड़ाने लगती है, वो रोने लगती है, वो रहम की भीख मांगती है। अब ये एक कोठे पर मौजूद थी और कोठे के नज़ारा जब वह देखती है तो वहाँ पर पहले से ही न जाने कितनी लड़कियाँ थीं जिन्होंने अपने कपड़ों से ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिसको देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। अब उस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो विरोध करने पर उतारू थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसलिए उसको बांधकर एक कुर्सी पर रखा जाता है और उसके मुंह पर कपड़ा लपेट दिया जाता है जिससे कि वो चिल्लाए ना। बस 7 अक्टूबर को वह घर से चली थी और आज 8 अक्टूबर था। इस तरह से एक दिन गुजर गया था। धीरे धीरे करके लगभग इसी तरह 5 दिन बीत चुके थे। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा था कि काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी जब उसकी पत्नी उस ट्रेन से नहीं उतरती है, वह उसे नहीं दिखाई देती है तो वह परेशान हो जाता है। फ़ोन करता है। जब फ़ोन करता है तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आता है। अपने माँ बाप से पूछता है, फिर जाकर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को सूचना देता है। साथ ही पुलिस स्टेशन में भी जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। वह तमाम कोशिशें करता है अपनी पत्नी को तलाश करने की ताकि उसकी पत्नी मिल जाए। सीधा वह बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर जाता है और जाकर वहाँ के सीसीटीवी चेक करता है। देखता है कि कहीं इसकी पत्नी को रेलवे स्टेशन पर देखा तो नहीं गया या वो यहाँ आई तो नहीं थी और ट्रेन के अंदर बैठी भी थी या नहीं। लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी वह अपनी पत्नी का पता नहीं चला पाता है। उधर उस कोठे पर उसकी पत्नी टॉर्चर हो रही थी। रोज़ उसको मारा जा रहा था, उसको पीटा जा रहा था, रोज़ उसको खाना भी नहीं दिया जा रहा था। जितनी ज्यादती हो सकती थी, जितनी हैवानियत एक औरत के साथ हो सकती थी, उस कोठे की जो मालकिन थी, उस कोठे की जो सबसे बूढ़ी, जो सबसे बड़ी औरत थी, वो उसे वो सब यातनाएं दे रही थी जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 16वें दिन उस कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी जो थी उससे कहती है कि अब बहुत दिन हो गए हैं, यदि आज तुम तैयार होकर ग्राहक के लिए सामने नहीं गई तो तुम्हारा वो हस्र किया जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। लड़कियों को समझा दो जो पहले से ही, लड़कियों इसको समझा दो जो पहले से ही वहाँ लड़कियाँ काम कर रही थी, उन लड़कियों के द्वारा उस पर दबाव बनाया जाता है। वह लड़कियाँ कहती हैं कि तानिया तुम मान जाओ क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारे जाने का कोई रास्ते नहीं है, सब रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम्हें यहीं रहना है, यहीं काम करना है। अब तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें यहाँ से बचा नहीं सकता। आज तक जो इस कोठे पर आया है वो कभी अपने घर नहीं गया, तुम्हारी मदद करने का कोई नहीं आएगा। 16वें दिन आखिरकार तानिया टूट जाती है और तानिया भी ऐसे कपड़े पहनती है जिन कपड़ों को देखने के बाद कोई भी पुरुष आसानी से उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। आज उन 20-22 महिलाओं में से तानिया का नंबर था क्योंकि ग्राहक ने तानिया को पसंद किया था। तानिया
को लेकर वह कमरे में जाता है और जाने के बाद कमरा बंद करता है। जैसे ही वो कमरा बंद करता है, वो तानिया गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और रोती भी ऐसे है कि उस कमरे से उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। उसकी आंखों में आंसू थे। रोते हुए उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे यहाँ पर चली आई हूँ। मेरे पति साहिल हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मुझे तो यहाँ सिर्फ मुंबई घूमने के लिए आने था। किसी ने मुझे चाय में नशीला पदार्थ देकर यहाँ पहुँचा दिया है। वो अपनी परेशानी, अपना दर्द, अपनी सारी बातें उस आदमी को बताती है। उस व्यक्ति ने, हालांकि कोठे पर आने वाला व्यक्ति हर आदमी शरीफ तो नहीं हो सकता, लेकिन उस व्यक्ति ने इंसानियत का परिचय दिया और कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब बात मदद करने की आती है तब वो कहती है कि मुझे मेरे पति से बात करा दो। उसका पति अपनी पत्नी को तलाश करने की तमाम कोशिशें कर रहा था। वह दिन रात एक किए हुए था। पुलिस, थाना, सब जगह उसने तलाश कर करके थक गया था। आखिरकार वो बार बार अपना फ़ोन देखता था। वो भी सोच रहा था कि सफ़र शुरू होता है तब फ़ोन आता है, सुबह शाम रोज़ फ़ोन करती है तब फ़ोन आता है, फ़ोन स्विच ऑफ, लेकिन अब फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है। लेकिन 16वें दिन जब एक अनजान व्यक्ति का नंबर उसके फ़ोन पर आता है साहिल के पास और आवाज़ आती है रोते हुए कि मैं तानिया बात कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं किस जगह हूँ, कहाँ हूँ, बस आप मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो तानिया और साहिल में जब बात होती है तो वो कहती है कि मैं किस कमरे में हूँ, किस कोठे पर हूँ, किस रेड लाइट एरिया में हूँ, कौन सा इलाका है, सारी जानकारी वह उस व्यक्ति के माध्यम से साहिल को बताती है। जो व्यक्ति अभी तक उसकी मदद कर रहा था, साहिल को उसकी सूचना मिल जाती है तो साहिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, इसको कैसे बचाऊं। तो बचाने की बात आती है तो वह सोचता है कि यदि मैंने पुलिस को पास गया या पुलिस को मैंने सूचना दी तो पुलिस वहां पर छापा मारेगी, और जब छापा मारेगी तो ऐसा हो सकता है कि उसको गायब कर दिया जाए या फिर उसको कुछ नुकसान पहुंचा दिया जाए। इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं करता। वह सीधा बजाय पुलिस की मदद लेने के सीधा पहुंच जाता है ग्राहक बनकर उस कोठे पर। जब वो उस कोठे पर पहुंचता है तो एक एक करके उसे लड़कियां दिखाई जाती हैं। वह सारी लड़कियों को देखता है और जब तानिया उसके सामने आती है तो वह बोलता है कि मुझे बस केवल यही लड़की चाहिए। तानिया उसे जब देखती है तो उसकी नज़रें झुक जाती हैं। नज़रें झुक जाने के कारण वह, उसकी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। वह अपनी पत्नी को देखकर हैरान था, परेशान था और सीधा कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। उसको लेकर वह कोठे के अंदर जाता है और उसकी पूरी कहानी सुनता है, आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँची। वो अपनी पत्नी से नाराज़ नहीं होता क्योंकि उसको उसकी सारी सच्चाई पता थी। वो उसको सीने से लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है केवल ठंडे दिमाग से काम लेने की, और यहाँ से निकलना कैसे है हमें ये सोचना है। हमने ऐसे भागने की कोशिश की तो ये लोग हम पर हमला कर देंगे, हमें मार भी सकते हैं, हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तभी बैठे बैठे साहिल के दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वह पुलिस कोई कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है और अपनी पूरी आपबीती, पिछले 15, 16, 20 दिन की जो आपबीती है, जिस तरह से पूरी घटनाक्रम आगे बढ़ता है वो उसको बताता है। कहानी पूरी बताता है। बताते बताते कहता है पुलिस को कि मेरी पत्नी रेड लाइट एरिया के फला फला कोठे के फला फला रूम में है, आप यहाँ आ जाइए और हमें यहाँ से निकालिए। पुलिस भी वाकई में ईमानदारी का काम किया और बहुत अच्छा काम किया मुंबई पुलिस ने, और मुंबई पुलिस के इस काम पर सैल्यूट बनता है क्योंकि वो वाकई में उस सैल्यूट की हकदार है। मैं बात कर रहा हूँ सन 2011 की उस किस्से की। पुलिस वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पहुँचती है, उसके कोठे को घेर लेती है। साथ ही जब वहाँ पर छापा मारा जाता है तो वहाँ पर कमरे की तलाशी ली जाती है और कमरे से साहिल और तानिया निकलते हैं। इसके साथ ही वहाँ मौजूद बहुत सारी लड़कियाँ थी जो वहाँ पर बरामद की जाती हैं और उनको भी उनके घर पर पुलिस के द्वारा सुरक्षित पहुँचाया जाता है। और सैल्यूट उस व्यक्ति को इस पूरी कहानी में जिसने जो कि एक ग्राहक था उस कोठे का, परंतु उसने सब कुछ त्याग करके एक निस्वार्थ भावना से, एक ईमानदारी की भावना से तानिया को उसके पति से बात कराई। उसके बाद पुलिस जो है जब पता करने की कोशिश करती है
कि कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है। वहाँ से वो उन 2 महिलाओं को और 2 पुरुषों को गिरफ्तार करती है। उसके बाद जब उन पर 3rd डिग्री से का इस्तेमाल किया जाता है तो वो उन दलालों के बारे में बताते हैं। उनको भी, दलालों को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। उन दलालों का एक काम था कि जो औरतें ट्रेन में, बस में पहली बार कहीं सफ़र करती हैं, उनको बहला फुसला कर, नशीला पदार्थ देकर कोठों पर लाया जाता है और उनको बेच दिया जाता है। दोस्तों, यह वाकई साहिल ने बहुत ही अच्छा इंसानियत और नेक दिली का काम किया। उसने अपनी पत्नी की ज़िंदगी को बचाया। कोई भी अगर व्यक्ति होता तो शायद अपनी पत्नी की इतनी छोटी सी बात को देखते हुए उस पर तमाम तरह के लांछन लगा सकता था, परंतु साहिल ने ऐसा नहीं किया। इसलिए ज़रूरत है कि आप जब भी सफ़र करें, आप अपना ख्याल रखें, किसी दूसरे व्यक्ति की दी हुई चीज़ें ना खाएं और सतर्क रहें। आज की इस कहानी में इतना ही। नमस्कार।